हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चरल स्लिपेजेस। इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है, जो लोगों के पास पावर जो होनी चाहिए हर इंडिविजुअल के पास, तो जो जिस पर्पज से डेमोक्रेसी आया था और जो इवॉल्व हुआ और इतने सालों में क्या आज जो पर्पज था उसका फुलफिल हो रहा है या कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है अपने बेसिक फीचर से अलग जा रही है, कहीं ना कहीं वो फेड हो रहा है उसका पर्पस। तो थ्रू आउट जो डिस्कशन होगा एडिटोरियल का उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। और आज के एडिटोरियल को आप कनेक्ट कर सकते हैं GS2 के जो गवर्नेंस पार्ट है उससे, और आप कनेक्ट कर पाएंगे GS4 जो एथिक, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, उसमें भी जो एथिकल गवर्नेंस जो बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस जो पार्ट है उसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे, या प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, उन सारी चीजों को आप देखेंगे क्या एथिकल चीजें उससे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। आज जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है हमारे पास, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, इवोल्यूशन तो बहुत पुराना है, लेकिन जो एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस है वो वेस्टर्न सोसाइटी से ही आया है। वेस्ट ने इसको क्रिएट किया, बनाया है 19th और 20th सेंचुरी में। ये क्लेम करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो ओरिजिन है वो वेस्ट का ही है, ये सही भी बात है। डेमोक्रेसी के साथ साथ हमने जो मिला है, जो हमें पाया है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और गवर्नेंस जो होगा हमारा वो रेगुलर होगा और मल्टी पार्टी इलेक्शन होगा। ये आज पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्स, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक कॉमन फिनोमेना है, कॉमन चीज है, सारी जगह पर है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो हम कह रहे हैं कि जो भी एडल्ट है इंडिया में, जैसे 18 है तो वो वोट दे सकते हैं, बेट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबको इक्वल राइट है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा पुराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एडवांस डेमोक्रेसी की हम बात अगर करें, जैसे US है, वहाँ पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है वहाँ की जब 1920 में जब आया तो उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को ये राइट नहीं दिया। अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन जो थे वो वोट नहीं दे सकते थे। ऐसे ही ब्रिटेन में विमेन, औरतों को राइट नहीं था वोट करने का 1930s में। इसी तरह से फ्रांस में 1944 में आया, और स्विट्जरलैंड में तो काफी देर में 1971 में राइट टू वोट मिला है। तो ये लोग काफी, स्विट्जरलैंड तो काफी इंडिया से भी पीछे रहा है। जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तभी से इंडिया में सारे ही जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सबको राइट टू वोट है अगर वो एडल्ट हैं, ठीक है। डिवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म। डिवोल्यूशन का मतलब होता है जो पावर है वो टॉप टू बॉटम पावर जो है उसका डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इनका कनेक्शन देखते हैं, डिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म का किस तरह से है कनेक्शन। इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हम उसकी बात हो रही है कि हमारे जो पावर हो वो डिवॉल्व हो, ऊपर से नीचे तक आए, सबको डिवाइड हो, और किसके लिए काम हो, वेलफेयर के लिए। एलीट पीपल है, उनका जो पैसा हो या उनके जो रिसोर्सेज हो वो ग्राउंड लेवल तक मिल सके। और डिवोल्यूशन में यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल की और उनकी इक्वालिटी की भी बात है। तो ये प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल का क्या कोई गुड रिकॉर्ड है? तो अगर लॉन्ग व्यू ऑफ हिस्ट्री देखें तो हाँ, हम कहेंगे ठीक है, सही है। लेकिन अभी क्योंकि हम जो नियर यूनिवर्सल एबॉल्यूशन हम कर पाए, किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्योंकि हमने जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो थी या जो तानाशाही थी, और जो विरासतें राजा महाराजा से उनके बेटे और आगे फर्दर मिलती जा रही थी, वो सब जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई। किससे? गवर्नेंस के। फिर उसकी जगह पे क्या आया? पॉपुलर मैंडेट। जैसे कि हम इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में वोट के थ्रू हम चूज कर लेते हैं अपने लीडर, और स्प्रेड हुआ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सबको मिला, मासेस को मिल गया, ठीक है। बेशक इसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, हमें उसका ग्राउंड लेवल पे चीजें मिली हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें फिर ये भी बात है कि जो वाइड स्प्रेड जो हमारा डिवोल्यूशन ऑफ पावर है या कैपिटलिज्म है, तो उसका न कोई ऐसा लिंक है जो कि अनब्रेकेबल है, जो न टूटने वाला। कैपिटलिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वो चाहते हैं फ्रीडम फॉर रिसोर्सेज में वो किस चीज की बात करते हैं? लैंड या लेबर या किसी तरीके का। अगर मिडिवल टाइम की बात की जाए, मिडिल हिस्ट्री की बात की जाए, उस टाइम पे जैसे ऑटोक्रेटिक रिस्ट्रेन होता था, उनका कंट्रोल होता था, उससे आजादी। और फिर वो बात करते हैं, उसी वहीं से आता है हमारा इंडिविजुअल राइट, और हम फिर बात करते हैं इक्वालिटी की, और फिर बात करेंगे हम किसकी? फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी का, वो डिमांड और सप्लाई पे ही गुड्स या सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन होंगे, सेट होंगे,
ठीक है। और फिर हम इस तरह से अपने रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करेंगे और उसमें रिसोर्सेज में हमारे लेबर भी आते हैं। इस तरह से यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कॉमनैलिटी, हर जगह एक ही जैसी चीज है। लेकिन हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में इक्वालिटी को लेकर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं, ठीक है। जैसे रिलीजियस फॉर्म में भी मोस्टली अगर हम एग्जाम्पल लें, नॉन थीस्टिक बुद्धिज्म जो कि गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं, या मोनोथीस्टिक रिलीजन जैसे कि जिसमें एक गॉड पे बिलीव रखते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, ये भी किसकी बात करते हैं? सोशल इक्वालिटी, मतलब सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और फिर वो डिमांड करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अंडर रहे कम्युनिटी या सोसाइटी की, सब्जुगेशन ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं ये। तो अगर हम देखें तो ये साफ तौर पे दिखता है, जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो इक्वालिटी की बात कर रही है। बार बार अलग अलग तरह से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वक्त पर इक्वालिटी की बात हुई है और इक्वालिटी पे बहुत सारे एक्शंस भी लिए गए हैं। इक्वल की जब बात हो, बराबर सबको हक मिलना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अभी रिसेंट में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, मार्क्सियन सोशलिज्म, और ये लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि सारे लोग तो बात करते हैं इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी, इगैलिटेरियन मतलब सबको बराबर राइट मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हम इगैलिटेरियन सोसाइटी बना पाए हैं, या सिर्फ हम क्या करते हैं, रिशफल कर देते हैं। रिशफल मतलब जो अभी जिनके पास पावर है उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया, नीचे वाले को थोड़ा ऊपर कर दिया, जो लोअर स्ट्राटा के उनको थोड़ा बहुत ऊपर ले आए और ऊपर वालों को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। इक्वालिटी की ये क्वेंच है, जो हमारी जो डिमांड है वो हमेशा रही आई है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये हम थ्रू आउट यूनिफॉर्मिटी ये चीज देखते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस में और सारे प्रैक्टिसेस में। हम यूनिफॉर्मिटी अगर हम देखें में डेमोक्रेसी में, तो हमको कैसे दिखता है? मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ पे बहुत तरह की आपको फ्रीडम हो, स्पेशली मार्केट की, जहाँ पे कोई भी लीडर खड़ा हो सकता है, जो एलिजिबल है वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए और वो जीत सकता है अगर वो उसको प्रॉपर जितना डिमांड है वोट अगर उसे मिल जाता है। हमें इलेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शन को करेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकती है। तो फिर देखते हैं, जब इलेक्शन पे इतना ज्यादा एम्फेसिस है, तो क्या आज जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री और फेयर है? अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन होता है वो डिवाइड कर देता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डिवीजन का मतलब ये है कि अगर बात करते हैं कि 50+1 अगर किसी को वोट मिल गया तो वो जीत गई पार्टी, और 50-1 है तो वो हार गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसी पार्टी है, जो मेजॉरिटी की बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट वर्ल्ड, जो मेजॉरिटी मैंडेट की हम बात कर रहे हैं वोट की, तो उसको 50%+1 मिलता होगा वोट? नहीं, 30 to 40% ही जो वोट मिलता है। वो इजीली कोई भी जो पार्टी होती है वो आसानी से मेजॉरिटी बना के रूल करने लगती है। ये किस बेसिस पे ये हो जाता है? क्योंकि हम जो इलेक्शन में, जो मल्टी पार्टी सिस्टम में, जो इलेक्शन में जो फॉर्मूला को जो हम अपनाते हैं वो है फर्स्ट पास द पोस्ट। जिसने सबसे पहले, जिसने कोई भी एक सेट नंबर है, सपोज जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है, अगर 545 सीट्स हैं तो जिसने सबसे ज्यादा सीट जीत लिया उसकी पार्टी होगी। अब वो 50% है या 30 है या 40 है, जो भी है, जिसका ज्यादा मेजर शेयर जिसका है वो जीत गई। फर्स्ट पास द पोस्ट को मानते हैं, ठीक है। तो इसमें मेजॉरिटी का कह तो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ही वोट मिले। मेजॉरिटी मतलब 50+1, वैसे तो मेजॉरिटी वोट है, लेकिन 50%+1 ये नहीं। ये रिकॉर्ड अगर देखा गया तो 30% और 40% पर ही पार्टी बन जाती है, अपनी वो बना लेते हैं गवर्नमेंट। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, अगर वोटर कोई गया वोट देने के लिए फ्री माइंड से गया, ठीक है, इन कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में या कम्युनिटी या रिलीजन या कल्चर, वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहेगा जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर वोट देगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या है, हमारी जो इक्वालिटी या जो हमारी जो एक फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। और हमको कि कई बार क्या होता है, जो हम फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है वो लीडर्स का और फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं और उस हिसाब से हम जाके वोट दे देते हैं। तो
जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के बजाय वो कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं और एक फॉल्स बातों में आकर या जो भी उनका प्रोपेगेंडा है वो वोट दे के आ जाते हैं। ठीक है, और उनके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो एक को छोड़कर दूसरे किसी को ना दे। वो एक को अगर चूज कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरे अगर वो नहीं कर रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन को उनको चूज करना ही है। वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है नोटा का, नन ऑफ द अबव। लेकिन क्योंकि नन ऑफ द अबव का काउंट ही नहीं है, नन ऑफ द अबव मतलब ठीक है उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया लेकिन उसकी अभी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? क्योंकि चाहे वो किसी पार्टी को सपोज करिए 10 भी वोट मिल गया हो ना, अब 20 नन ऑफ द अबव में, तो 10 वाली जो जीती है वही पार्टी जीत के रूल करेगी। यहाँ पर ज्यादा और कम का कॉन्सेप्ट ही, नन ऑफ द अबव का अभी मतलब जितना क्वांटिटी या क्वालिटेटिव अभी उसका इम्प्लीकेशन नहीं है, ऑप्शन बस आ गया है। तो अगर हम देखें डेमोक्रेसी में जो मॉडर्न फॉर्म, मोस्ट मॉडर्न फॉर्म में इंडिया में है, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारी जो अनकंडीशनल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमने सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी दी है। अगर आप 18+ हैं तो आप वोट दे सकते हैं, 18 है तो वोट दे सकते हैं। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारा पीरियोडिक इलेक्शन होता रहता है। ठीक है, तो हमारी जो पुराने टाइम से ही देखा गया, हमारी जो पॉलिटिक्स है इंडिया में वो कास्ट या सब कास्ट या कम्युनिटी या रीजन या लैंग्वेज पे बेसिस है। और इसके लिए बहुत फेमस एक्रोनिम्स भी हैं जो सब लोग जानते हैं, जैसे अजगार, जैसे अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत कास्ट को कुछ पार्टी टारगेट करती है, कुछ लोग करते हैं MY, मुस्लिम और यादव। और इस तरह से वो लोग अपना क्या करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, वो उनके पर्टिकुलर वोट बैंक है जो उनको पर्टिकुलर पार्टीज को वोट देंगे। जवाहरलाल नेहरू का ऐसा सोचना था, ऐसा वो होप करते थे कि जब एजुकेशन आएगी और जब हमारे एक्सपीरियंस हमारे जब डेमोक्रेसी का होगा, जब हम पुराने होंगे अपनी डेमोक्रेसी में, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस जो होगी हमारे मासेस की वो मॉडर्न हो जाएगी, हमारी सोच जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन हकीकत में इसके कॉन्ट्ररी, इसके उल्टा हो रहा है। जहाँ पे इस तरह का मोबिलाइजेशन जो है वो वीक होना चाहिए उसकी, और बजाय वीक होने के अभी ये स्ट्रांग हो रहा है। अगर बीजेपी पार्टी को देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी, इनका जो बिगेस्ट वोट बैंक है वो है इंडिया की 80% पॉपुलेशन जो कि हिंदू पॉपुलेशन है। वहीं पे जो बचते हैं 20%, वो क्या हो गए, डिसइनफ्रेंचाइज मतलब उनका राइट टू वोट है लेकिन उनके वोट की कोई वैल्यू रह जाएगी जब वो इतने माइनॉरिटी पर है, क्योंकि जो मेजॉरिटी होगी वही जीत जाएगी हर बार। तो इसको खत्म करना भी हार्ड है, बहुत मुश्किल है। और वही एग्जाम्पल अगर देख लें उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर में क्या क्या 80 वर्सेस 20, ऑफकोर्स 80 ही वाले लेके जाएंगे, विन करेंगे, वही जीतेंगे, वही पार्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो सो लॉन्ग आज तक जो हम अपनी डेमोक्रेसी करते आए हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ही देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म जो है वो ब्रोकन नहीं हुआ है, वो अभी भी अनब्रोकन है। और हमारी ह्यूमैनिटी जो है थ्रू आउट हिस्ट्री एक या दूसरे फॉर्म में हमने किसकी डिमांड की है, सोशल इक्वालिटी की। और फिर पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से इरप्ट करेगा, फिर से हम डिमांड करेंगे किसकी, शायद अलग रूप में करे, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते हैं। हम करेंगे डिमांड किसकी, सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे। क्या फॉर्म होगा, क्या इसकी सक्सेस होगी, अभी हम इसको गैस नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि हिस्ट्री जो है वो अभी भी अनफोल्डिंग है और इसी हिस्ट्री से हमारा जो है फ्यूचर बनेगा। इससे मैं आज का एडिटोरियल का एनालिसिस इस बात से कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू for watching my video. Please share, like and subscribe.